जय हिंद बच्चों। आज हम कक्षा 10 राजनीति विज्ञान में से अध्याय 5 जन संघर्ष और आंदोलन पढ़ेंगे। जैसा कि बच्चों पिछले पाठ में हमने पढ़ा है कि लोकतंत्र में सत्ता का बंटवारा क्यों आवश्यक होता है। जो सरकार के अलग अलग अंग होते हैं और विभिन्न सामाजिक समूह होते हैं, वह सत्ता में किस प्रकार हिस्सेदारी करते हैं या साझेदारी करते हैं। इस पाठ में हम देखेंगे कि जो सत्ताधारी व्यक्ति होता है या सत्ताधारी दल होता है, वह स्वतंत्र या स्वच्छंद नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? क्योंकि वह दबाव समूह और अन्य सामाजिक समूहों से प्रभावित होता है और उसके प्रभाव में आकर नियमों और कानूनों को बनाता है, जिससे क्या होता है कि जो सत्ताधारी व्यक्ति या जो सत्ताधारी दल होता है, वह अपने देश में परस्पर विरोधी मांगों और दबाव में संतुलन बैठाने में लगा रहता है। और इस पाठ में हम ये देखेंगे कि जो प्रभाव होता है सत्ताधारी दल पर या सत्ताधारी व्यक्ति पर, वह प्रभाव दो तरीके का होता है। एक प्रत्यक्ष तरीके से लोग प्रभाव डालते हैं और एक अप्रत्यक्ष तरीके से प्रभाव डालते हैं। प्रत्यक्ष तरीके से सत्ताधारी पर प्रभाव कौन डालता है? विपक्षी पार्टी। और अप्रत्यक्ष तरीके से सत्ता पर दबाव डालते हैं दबाव समूह या अन्य सामाजिक समूह। बच्चों, नेपाल में जब राजा का शासन था 1990 में, उस समय वहाँ पर राजा थे वीरेंद्र। उनके समय में ही प्रजातांत्रिक सरकार गठित हुई थी और राजा वीरेंद्र को वहाँ पर राजा रहने दिया गया था और एक प्रधानमंत्री नियुक्त करके उनके द्वारा शासन नेपाल पर हो रहा था। अर्थात राजा के पास शक्तियाँ कम हो गई थी और वहाँ प्रधानमंत्री उनकी शक्तियों का वास्तविक उपयोग कर रहा था, अर्थात नेपाल के ऊपर शासन कर रहा था। परंतु 1905 में उनकी हत्या कर दी गई और उनकी हत्या के पश्चात राजा ज्ञानेंद्र राजा बने और राजा बनने के 1 साल के भीतर ही राजा ज्ञानेंद्र ने वहाँ के प्रधानमंत्री को अपदस्थ कर दिया, अर्थात अपने पद से हटा करके प्रधानमंत्री की भी सारी शक्तियाँ अपने हाथ में लेकर के वहाँ पर राजतंत्रात्मक शासन को चलाने लगा। अब यह बात पूरे नेपाल में किसी को भी पसंद नहीं आई। सभी को प्रजातांत्रिक शासन पसंद था। इसलिए पूरे नेपाल में जन संघर्ष शुरू हो गया। संसद की जो बड़ी बड़ी प्रजातांत्रिक पार्टियां थीं, उन्होंने मिल करके एक SPA अर्थात सप्त दलीय गठबंधन यानी 7 पार्टी अलायंस को बनाया और नेपाल की राजधानी काठमांडू में 4 दिन के बंद का आह्वान कर दिया। इसके अतिरिक्त जो वहाँ पर माओवादी संगठन था, वह भी उसी में शामिल हो गया और अन्य बहुत सारे संगठन जन संघर्ष में शामिल हो गए। लोग कर्फ्यू को तोड़कर सड़कों पर उतर आए, अर्थात जो राजा के द्वारा लगाया गया था कर्फ्यू, उसको किसी ने नहीं माना। तकरीबन 1 लाख लोग प्रतिदिन एकजुट होकर लोकतंत्र की बहाली की
मांग कर रहे थे। आप ये फोटो में देख सकते हैं कितना बड़ा जन संघर्ष था। ये है फोटो। लगभग 1 लाख के लोग जो प्रतिदिन जुट रहे थे, वह प्रतिदिन लोकतंत्र की बहाली की मांग कर रहे थे। लोगों की इतनी बड़ी तादाद के आगे सुरक्षा बलों की एक भी नहीं चली। 21 अप्रैल के दिन आंदोलनकारियों की संख्या 3 से 5 लाख तक पहुंच गई और आंदोलनकारियों ने राजा को अल्टीमेटम दे दिया कि 24 अप्रैल तक लोकतंत्र की बहाली हो जानी चाहिए। जो उनकी 3 मांगे थीं वह राजा के द्वारा पूरी की जानी चाहिए, नहीं तो वहाँ पर यह जन आंदोलन हिंसा का रूप ले लेगा। 3 मांगे क्या क्या थी? 3 मांगे थी कि पहले जो संसद थी उसको बहाल किया जाए। दूसरी मांग एक सर्वदलीय सरकार बने, प्रतिनिध्यात्मक सरकार बने और वह सरकार एक संविधान का गठन करे। इन तीनों मांगों को राजा को मानना पड़ा क्योंकि इतनी पूरा नेपाल राजा के विरुद्ध था। तो राजा भी इन 3 मांगों को मानने के लिए बाध्य हो गए और अंततः एसपीए ने गिरिजा प्रसाद कोइराला को अंतरिम सरकार का प्रधानमंत्री चुना और फिर आप देख सकते हैं फोटो में संसद बहाल हुई और संसद की बैठक में कानून पास हुए बहुत सारे, जिसमें राजा की अधिकांश शक्तियां वापस ले ली गईं। नई संविधान सभा के निर्वाचन के तौर तरीकों पर एसपीओ और माओवादियों के बीच सहमति बनी। 2008 में राजतंत्र को समाप्त किया गया और संघीय लोकतांत्रिक गणराज्य बनाया गया। 2015 में यहाँ एक नए संविधान को अपनाया गया और नेपाल के लोगों का संघर्ष पूरे विश्व के लोकतंत्र प्रेमियों के लिए प्रेरणा का स्रोत है। बच्चों, अब आइए नेपाल के पश्चात हम देखते हैं कि बोलीविया में किस तरह से आंदोलन हुआ और जो कि सफल भी हुआ। ये बोलीविया पर देख सकते हैं कहाँ पर है। ये दक्षिण अमेरिका का क्षेत्र है। यहाँ पर बोलीविया इस स्थान पर, ये वाइट वाला क्षेत्र बोलीविया का है, जिसका पड़ोसी देश ब्राज़ील भी है और इसका पड़ोसी देश अर्जेंटीना भी है। इधर चिली और इधर पेरू है। 4 इसके पड़ोसी देश हैं। ये वाइट कलर से बीच में ये बोलीविया का ये क्षेत्र है वाइट कलर से। यहाँ पर जिस प्रकार से हमारे भारतवर्ष में ये ब्रिटेन का शासन था भारत में, अर्थात भारत ब्रिटेन का उपनिवेश था, ठीक उसी प्रकार से बोलीविया भी ये स्पेन का उपनिवेश था। स्पेन, या ये रेड कलर से जो बना हुआ है क्षेत्र वो स्पेन है। ये यूरोप है, यूरोप का एक देश है स्पेन। तो इस स्पेन का शासन 1825 तक बोलीविया में था और 1825 में बोलीविया एक स्वतंत्र देश के रूप में विश्व में अस्तित्व में आया, जिसके कारण बोलीविया में स्पेनिश भाषा बोली जाती है। अब इस बोलीविया में जन आंदोलन किस प्रकार से हुआ वह बताते हैं बच्चों। बोलीविया में ठीक उसी प्रकार का आंदोलन हुआ था जिस तरह से नेपाल में लोगों ने जन आंदोलन किया था। बोलीविया की सरकार ने पानी का निजीकरण कर दिया था, जिसके विरोध में वहाँ की जनता सड़कों पर आ गई। बोलीविया सरकार ने जल विभाग को एक बहुराष्ट्रीय कंपनी को बेच दिया था।
इस कंपनी के द्वारा लोगों से पानी का बिल 2 गुना 3 गुना लिया जा रहा था, जो लेने के पश्चात पर मंथ लोगों का बिल 1000 रुपये आने लगा, जबकि वहाँ के लोगों की औसत जो कमाई थी, जो आमदनी थी, वह 5000 रुपये ही केवल थी। तो जब पर मंथ 1000 रुपये केवल पानी का बिल आएगा तो वह साधारण आदमी बाकी सब काम अपने कैसे करेगा। इसके विरोध में सन 2000 जनवरी में श्रमिकों ने और मानवाधिकार कार्यकर्ताओं ने और अन्य सामुदायिक नेताओं ने एक गठबंधन किया और शहर में आम हड़ताल शुरू कर दी। हड़ताल शुरू होने के पश्चात सरकार ने उनका बर्बरतापूर्वक दमन किया, मार्शल लॉ भी लागू कर दिया, परंतु जनता की ताकत के सामने जो बहुराष्ट्रीय कंपनी के अधिकारी थे उनको शहर छोड़कर जाना पड़ा। सरकार को आंदोलनकारियों की सारी मांगें माननी पड़ी और बहुराष्ट्रीय कंपनी के साथ सरकार का जो समझौता किया गया था वह रद्द कर दिया गया और पुनः दोबारा जो पानी की आपूर्ति लोगों के घरों में की जा रही थी वह नगर पालिका को सौंप दी गई और पुनः पुरानी दरों पर ही पानी का बिल लिया जाने लगा और बोलीविया में पानी के लिए यह संघर्ष बोलीविया के जल युद्ध के नाम से भी जाना जाता है।